कर रहे थे प्रारब्ध के बारे में। और प्रारब्ध की परिभाषा हमने देखी, जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर पाता है उतना भोग नहीं पाता। अब इसका मतलब हम समझने का कोशिश करेंगे। हमने इस बात को अध्ययन किया था कि जानने की शुरुआत साक्षात्कार से है ना। तो इसलिए प्रारब्ध का जो डेफिनेशन है उसमें उसको अपने को 3 स्तर पे देखना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ जानता नहीं है, भ्रमित है, और कुछ एक ऐसा व्यक्ति जो कि अध्ययन कर रहा है, कुछ जान चुका है, कुछ जानना शेष है, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि जानने की पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, उसका क्या प्रारब्ध है ना। ठीक है। तो ये इसका अर्थ ये बनता है कि देखिए, जो जानने की जो जगह है ना, वो ये स्थलीय है, साक्षात्कार, बोध और अनुभव, है ना। तो जितना जानते हैं उतने सारे जानने की सारी इच्छाएं नहीं बन पाती हैं, कि जानने का क्षेत्र जो है संपूर्ण अस्तित्व है, और चित्रण जो है वो देश काल के साथ जुड़ा हुआ होगा, है ना। तो एक शरीर यात्रा के साथ में चित्रण बनेगा, है ना। तो जितना जानते हैं उतना चाह नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जीने शरीर यात्रा के संदर्भ के साथ में इच्छाएं बनती है। तो बाबा जी के भी जानने के साथ में इच्छाएं जो है वो उनकी शरीर यात्रा के अर्थ में बन रही है, क्या करना है उसके लिए। विजन जो है उन्होंने पूरा रखा है ना। ठीक है, विजन रखा पूरा कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का, भूमि स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो, नित्य शुभ हो, ये इच्छा के रूप में रखा, है ना। ठीक है। तो ये बेसिकली जानने के अनुसार चाहना के रूप में व्यक्त हुआ। अब जितना चाहते हैं, अब क्योंकि करना जो है वो शरीर के साथ ही होता है, तो सारी जो विजन है वो सारा एक शरीर यात्रा में इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और शरीर की भी लिमिटेशन है, तो जितना चाहता है उतना कर नहीं पाता। फिर करने के रिजल्ट्स आते हैं, है ना। जितना करते हैं उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट आ जाते हैं। अगर जागृति की तरफ बढ़ते हैं तो हम थोड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ जाते हैं, है ना। उन सारे को हम भोग लें वो भी नहीं हो पाता है ना। तो हर स्तर के ऊपर समृद्धि है, अगर इसको पॉजिटिवली देखें तो। भाषा ऐसी लगती है नकारात्मक, बट इसको अगर देखें तो हर स्तर के ऊपर समृद्धि है। ज्ञान के स्तर पे समृद्धि है, फिर चाहना के स्तर पे समृद्धि है ना, फिर करने के स्तर पे समृद्धि है, और फिर रिजल्ट्स के स्तर पर भी समृद्धि है ना। तो इस तरीके से अब हम ऐसे सोचते हैं कि भ्रमित मानव का क्या प्रारब्ध होता है। फिर हम ये सोचते हैं कि अध्ययनरत मानव का क्या प्रारब्ध होगा। इसके बारे में अपन थोड़ा कल्पना करके देखते हैं। फिर एक हम देखते हैं कि जागृत मानव का क्या प्रारब्ध होगा, या बाबा जी का क्या प्रारब्ध, है ना।
अब हम मेरे ख्याल से इसको उल्टा शुरू करना ज्यादा ठीक है कि बाबा जी का क्या प्रारब्ध है। तो पता लगता है कि जितना जान पाए वो तो निरंतर ही बना हुआ है, मतलब क्या वो लेकर चले आगे, है ना। तो संस्कार और प्रारब्ध जो है वो ऐसे का ऐसा बन गया, है ना। तो जाना हुआ तो वैसे का वैसा चला गया। फिर उनकी जो चाहत है ना, चाहत एक तो सीमित अर्थों में चाहत बनती है ना, सबीज चाहत बनती है कि समृद्धि हो जाए, बच्चे हों, यश हो, है ना, हाँ, ऐशनाएं। तो वो जो चाहत है वो वितरित हुई उनके शरीर यात्रा के समय ही। चाहत को हम सब ने स्वीकार लिया, कुछ हद तक उनके जानने को भी स्वीकार लिया, तो वो प्रारब्ध उस प्रकार से वितरित हुआ। कुछ हो सकता है चाहत वो अभी भी शेष हो, हम उसको क्यों नकारें कि ये और कैसे सफल हो, है ना। जितना अभी तक हुआ उसका वो पूरा हो, है ना। और उसके अर्थ में जो कार्यक्रम था, तो शरीर के बिना कार्यक्रम तो होगा नहीं, तो दूसरे कार्यक्रम दूसरे लोग उसको करेंगे ही। और उसको जो शरीर से उसका जो फल आया भौतिक रूप में वो तो छोड़ना ही होता है ना। तो उस तरीके से जो चाहत और कार्यक्रम जो है वो बट गए, है ना। हाँ, चाहत और कार्यक्रम जो है और लोगों ने उसको स्वीकार लिया, है ना। तो उनकी बात को हमने स्वीकार लिया, है ना। तो ऐसे बाबा जी इस तरह से बोलते थे कि कोई अगर मान लो उटपटांग काम करता है तो उसकी चाहत को स्वीकारने वाला कोई नहीं होता, उसके कार्यक्रम को भी कोई स्वीकारने वाला नहीं होता। जबकि जागृत व्यक्ति के चाहत और कार्यक्रम को लिए हर कोई बाट जोह रहा होता है, उसको कैसे अपना लें, कैसे उसके अंदर अब पूरक हो सके, है ना। तो घर में घाट में इस तरीके की भाषा यूज करते हैं लोग, उसके लिए अघोरते ही रहते हैं कि कैसे इसको हम अपना लें। तो जागृत व्यक्ति का इस अर्थ में प्रारब्ध बंट जाता है और संस्कार बन जाता है। तो प्रारब्ध के रूप में वो संस्कार लेके चल रहा है। अब है उससे पहले की स्थिति, अध्ययनरत या अर्ध जागृत स्थिति, जिसमें कुछ भाग साक्षात्कार या अवधारणा बनी है, कुछ भाग बनना शेष है। तो जितना जाना होता है उतना जाता ही है। और बाकी जो किया जा सकता है, बाकी जो है जाता है प्रवृत्तियों के रूप में। क्या साथ जाएगा ये पूछते हैं ना, तो ये साथ जाता है। फिर भ्रमित मानव में क्या साथ जा रहा है, वहां पर अभी अवधारणा नहीं बनी है, प्रवृत्तियां हैं, कुछ सद्प्रवृत्तियां हैं और कुछ दुष्प्रवृत्तियां हैं। यहां पर अभी पूरा प्रवृत्तियों में परिमार्जन हो गया हो ऐसा नहीं है। कुछ प्रवृत्तियां जो हैं वो ज्यादा सद्प्रवृत्तियां हैं
दुष्प्रवृत्तियां जो है वो कमजोर हो गई हैं। यहां पर क्या है, वेरिएशन हो सकता है, सद्प्रवृत्तियां भी हैं, दुष्प्रवृत्तियां भी हैं। ये कम्युनिकेट हो रहा है? तो हमने इस बारे में कल बात करी थी कि अगर कोई व्यक्ति अगला शरीर यात्रा को शुरू करता है तो अब वो उसको उस अध्यापक के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो उसके सद्प्रवृत्ति के ऊपर फोकस कर रहा है ना, उसके पोषण करने की बात कर रहा है ना। तो उसकी नजर में हर बच्चा जन्म से न्याय का याचक है, सही कार्य करने का इच्छुक है और सत्य वक्ता है। इसमें इतना ही है, इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसमें अगर कुछ प्रश्न बनता हो तो अपन आगे बात कर सकते। कि आगे का अपन जोड़ ही सकते हैं, क्या होगा फिर उसका, जागृत का, भ्रमित का, फिर अगली शरीर यात्रा में क्या होगा, अपन उसमें कल्पना से बैठा ही सकते हैं। कल इस बारे में हमने बात करी थी कि जिसमें कुछ अवधारणा बनी है वो ऐसी किसी परिस्थिति में ऐसे में जन्म लेता है, देर सवेर वो उससे तोड़फोड़ के आगे निकल जाता है, वातावरण उसके ऊपर हावी नहीं हो पाता है और उससे अवधारणा से आगे की गति करता है। मैं नहीं पहचान सकता हूं, जो विकसित स्थिति है वो देख सकता है। शायद ये मतलब जैसे कल भी इसको रखने की कोशिश करी थी कि जो जागृत व्यक्ति है वो इस बात को पहचान सकता है, तो इसी को वो बोलते थे पुण्यशील व्यक्ति। पुण्यशील व्यक्ति सच्चाई को स्वीकारने में देर नहीं लगाते। है ना, सच्चाई की ओर उन्मुखता हुई है, जितना पक्ष हमारा चित्त का सच्चाई के लिए अलाइन हो गया है। अब ये अवधारणा जो है वो चाहे अध्ययन विधि से बनी हो या फिर अनायास विधि से बनी हो, ये दोनों तरीके की माननी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं मध्यस्थ दर्शन की भी जो है वो परंपरा में जो बताया है उससे अलाइनमेंट में है ना। तो वो सद्प्रवृत्तियां जो हैं वो है। तो जब बाबा जी इसको कह रहे हैं तो इसको बाबा जी एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन उन सद्प्रवृत्तियों के लिए वहां पर जो विचार प्रस्तुत किया है उसके विकल्प की बात कर रहे हैं। तो अगर उस सद्प्रवृत्ति को हम किसी वेद विचार या किसी बौद्ध विचार के आधार पर जस्टिफाई करने लगते हैं उनके सामने, तो कहते हैं इसको एक तरफ रखो, ये कहां जाएगा, वो होता है तो कर लो उसी से। क्योंकि अगर उस लाइन पे लिया तो फिर वो अपने हिसाब से चलाएगा, है ना। तो उन्होंने अपनी बात को विकल्प स्वरूप में रखा, सद्प्रवृत्ति को एक्नॉलेज किया कि 51% से अधिक आदमी सही है, और फिर उसके साथ में विकल्प रूप में अपनी बात को जोड़ा। क्या ये बात कम्युनिकेट हो रही है? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इस दर्शन की पोजीशनिंग से संबंधित। भाई जी हेलो, भाई जी जैसे ये पहली लाइन है, जो जितना जान पाता है वो जागृत व्यक्ति में संस्कार के रूप में स्थापित हो जाता है। जो जितना जान पाता है,
उतना चाह नहीं पाता, ये चाह जो है वो बढ़ जाती है, जो मतलब समाज में बढ़ जाती है, समझ लो, ऐसे समझे, बंट जाती है, हाँ। बढ़ जाती है। अब इस जागृत मानव के पक्ष में जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता है, यानी जितना वो चाह पाता है उतना कर पाता है, क्योंकि उसकी चाह जो है वो बट गई। हाँ, परंपरा के रूप में अब वो पूरा हो रहा है, उस शरीर यात्रा के रूप में वो कर नहीं पाया, है ना। जितना ज्ञान है उसको पूरा पूरा जो है परंपरा अस्तित्व धरती के ऊपर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक की परंपरा स्थापित हो जाए, उतना वो कर नहीं पाया। हाँ, है ना। चाहत की जगह में रहा, तो उस चाहत को अन्य लोगों ने स्वीकार लिया, बांट लिया, और उस कार्यक्रम को भी बांट लिया। हाँ, और भौतिक फल जो है वो तो बंटता ही है ना। साथ में लेके कोई कपड़ा लत्ता लेकर तो जाता नहीं है आदमी। और जितना कर पाता है उतना भोग नहीं पाता, इसको कैसे? सामान्य रूप है, हम एक बीज डालते हैं उससे कितने सारे बीज हो जाते हैं, है ना। एक तो हम जितना करते हैं उससे ज्यादा फल आता है। जागृति की दिशा में बाबा जी हमेशा ये बात करते थे, मैंने जितना किया उससे कहीं ज्यादा मेरे को रिजल्ट आ रहा है। हम लोगों की नजर में ऐसा लगता था कि अरे अभी तक इतना कुछ खास तो दिख नहीं रहा, कोई कितने कम लोग जुड़े हैं, कितने कम लोग अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन उनकी नजर से देखते थे कि, तो वो कहते मैंने जितना किया उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट है ना। तो वो एक्चुअली उसकी प्रिसाइजनेस को देख रहे हैं कि वो प्रिसाइजनेस के साथ में आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो चीज बैठेगा कि नहीं बैठेगा आगे। वो बीज को बैठाने की बात कर रहे थे, संस्कार का बीज बनाने की बात कर रहे थे। उनमें संस्कार बन गया, अब वो संस्कार का बीज बना रहे हैं, तो वो बीज डालने का काम कर रहे हैं। उतना उसमें जितना उसमें प्रगति हो रही है उनकी खुशहाली बनी है। वो पूरा उसमें शरीर यात्रा के साथ भोग लिया ऐसा नहीं है, बट वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो परंपरा विधि से जो है वो आगे बढ़ती है बात। परंपरा की अवधारणा मध्यस्थता के अनुभव से आती है। तब एक आदमी सीमित अर्थ में अपने आप को नहीं देखता, तो वो ज्ञान के लोकव्यापीकरण करने के अर्थ में बात करता है। उन्होंने जब इस बात को पाया तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि ये मेरे अकेले की साधना का फल नहीं है, ये पूरे मानव जाति के पुण्य का फल है। कल अपन ने ये बात को सुना था, है ना। और वो ये कह रहे हैं के मूल में उनकी कोई ह्यूमिलिटी भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई कह रहे हैं। तो पूरी मानव जाति ने जोर लगाया है तब जाके ये अनुसंधान सफल हुआ है ना। तो अगर मान लो समाधि की प्रावधान धरती पर विधियों का नहीं होता, साधना का प्रावधान नहीं होता, वो क्या उखाड़ लेते। भाषा अगर नहीं मिलती तो फिर भाषा को गढ़ना पड़ता। इस बात को कम्युनिकेट करने के लिए साधनों की जो आवश्यकता है, जो तर्क के विकसित करने की आवश्यकता है, वो लोगों में नहीं होती तो कैसे ये कम्युनिकेट होती। तो आदर्शवाद के प्रति भी कृतज्ञता है और भौतिकवाद के प्रति भी कृतज्ञता है, और इस उनके अगले कदम के रूप में अपने आप को पोजीशन करते हुए इस तरीके से इस बात को रखा है। तो विकल्प कहने के अर्थ में परंपरा को नकारा नहीं है, आदमी में जो सद प्रवृत्ति है उसको स्वीकारा है, पर जो पूर्ववर्ती विचार हैं उनके विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये उनका रीफ्रेजिंग नहीं है। मतलब ये बोलते हैं ना कि ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल नहीं है,
न्यू वाइन इन द ओल्ड बॉटल है। मतलब शब्द जो है कंटेनर है ना, अर्थ उसके अंदर पिरोया है परिभाषा विधि से। तो ये दर्शन की पोजीशनिंग है जो हमने परसों वाली रिकॉर्डिंग में सुना था। मध्यस्थ दर्शन का रेफरेंस क्या है? क्योंकि अगर रेफरेंस को हम बुलावा देते हैं तो इसका समझ नहीं आता, वो इसका क्लियर नहीं होता। फिर वो बोलते हैं वही पुराने में गुड़ गोबर करोगे। गुड़ गोबर करोगे तो ना गुड़ मिलना है ना गोबर मिलना है। गुड़ और गोबर दोनों अपने तरीके से काम की चीजें हैं, गुड़ गोबर काम की चीज नहीं है। जी, ये एक प्रश्न है यहाँ पर। प्रारब्ध है वो इसी शरीर यात्रा में है कि कैरी फॉरवर्ड होगा? कैरी फॉरवर्ड होने के अर्थ में ही प्रारब्ध की बात है। ओके, तो जागृत मानव तो वैसे प्रारब्ध मुक्त हो गए, संस्कार के अर्थ में लेकर चल रहा है। संस्कार के अर्थ में, संस्कार के अर्थ में प्रारब्ध बना हुआ है। और हो सकता है कि कुछ जो भाग जो अभी पूरा नहीं हुआ हो वो भी लेकर चल रहा हो, है ना। तो ये भी संभव है। जैसे मान लो कोई जागृत हो गया है ना, अभी ऐष्णा मुक्ति, ऐष्णा तृप्ति नहीं हुआ है, तो ऐष्णा तृप्ति होने तक वो वाले इच्छा बनी हुई है ना। तो फिर उसके साथ में तो ये उसके अगले शरीर यात्रा का कारण भी बना हुआ है। तो जागृत मानव के लिए ऐसा है, वह चाह है। हाँ, ऐसा हाँ। और करना क्या होगा फिर? करना मतलब उसके अर्थ में ऐष्णा तृप्ति के लिए कार्यक्रम, जैसे जीवन तृप्ति, जीवन विद्या कार्यक्रम, शिक्षा का लोकव्यापीकरण कार्यक्रम, है ना, ये कार्यक्रम है, योजना है। और वो योजना है, वो जितनी सफल होती है इतना वो भोगते हैं, इतना वो भोगते हैं। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे बिठा सकते हैं जैसे जानना, चाहना, करना और भोगना। और ये भ्रमित मानव में कैसे होगा, अब अध्ययन रत में कैसे होगा और जागृत में कैसे? ऐसा कोई टेबल जैसे ये बना ही सकते हैं। देखिए, भ्रमित मानव में भोगने के अर्थ में चाहत बनी है, भोगने की, क्योंकि शरीर से वो आ रहा है ना, तो वो भोगने के अर्थ में चाहत बनी है, उसी के अर्थ में करना बना है, उसी के अर्थ में भोगना भी बना है। तो वो चाहत, करना और भोगना इसी साइकिल में है, जानने की जगह में कम है या शून्य है ना। भ्रमित वाला जो है, जिसको है ना जानने की जगह में, जानना हम उसी जानने का प्रवेश साक्षात्कार से है, मानने का प्रवेश जो है उससे ज्यादा है। हम बहुत सारी चीजों को मान सकते हैं और सही मान्यताएं जो हैं वो उनको बुद्धि का समर्थन भी मिलता है। भैया, हाँ, क्या ये भाषा बनती है कि हमारी प्रवृत्तियां ही हमारा प्रारब्ध है? बिल्कुल 100%। और कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। इवेंट्स के रूप में प्रारब्ध नहीं है कि अपने को आगे जाके सोना मिलेगा, पहले हम सोना की था हमारा, वो मिलेगा, किसी को हमने मारा था तो वो भी हमें मार देगा। इस तरीके से प्रारब्ध को नहीं परिभाषित किया है, प्रवृत्तियों के अर्थ में ही प्रारब्ध को परिभाषित किया है। और जागृत मानव के लिए प्रारब्ध जो है वो संस्कार के रूप में है ना, और अध्ययनरत मानव के लिए संस्कार जो है अवधारणा के अर्थ में है, जितना भी अवधारणा बनी है। भैया जी, हम यहाँ देख रहे थोड़ा, जो आपने एक बात रखी कि चिंतन बोध जो है वो जानने की शुरुआत है, साक्षात्कार से जानने की शुरुआत। हाँ, साक्षात्कार से जानने की शुरुआत है।
तो अंतिम बिंदु तो अनुभव है जानने का। जानने का अंतिम बिंदु अनुभव। हाँ, तो तुलन को हम किस में लेंगे भैया? तुलन में भी शुरुआत तो हो रही है ना, इसको क्या लेंगे? जानने के अर्थ में तुलन। हाँ, जानने के अर्थ में तुलन है। जानने के लिए तुलन। हाँ, तुलन उसके लिए एक तरीके से हाँ, ग्राउंड वर्क तैयार वहाँ करता तो है। जो वस्तु जानने की है उसकी थोड़ी बहुत साक्षात्कार में उपलब्धि है, ये कह सकते हैं ना, वहाँ उपलब्धि है जानने की। वहाँ उपलब्धि हो रही है। हाँ, उस पहले अपना जो ये श्रेष्ठता की स्वीकृति हो गई, हाँ, वो उस प्रकार से अपनी यहाँ से इंगेजमेंट हो गया, हाँ, हाँ, उसके अर्थ में तुलन हो रहा है। हाँ, अर्थ में तुलन हो रहा है। तो अंतिम बिंदु तो अनुभव हुआ, लेकिन तुलन जो है वो एक, ये कह सकते हैं कि वो एक टूल है। बिल्कुल, है ना? तुलन। हाँ, लेकिन वो जानने का कार्य आरंभ तो उसमें है। हाँ, जानने का जो मतलब वो सब थोड़ा जुड़ सी नहीं रहा हमें, कि जानने का जो कार्य हो रहा है वो तुलन में हो रहा है। प्रोसेस वहां हो रहा है। प्रोसेस वहां हो रहा है, प्रक्रिया वहां चल रही है। बिल्कुल, मनन की और- जो मनन का एक नाम तुलन भी है। जी, और जो ये साक्षात्कार है ये तो किसी मतलब उपलब्धि के रूप में ही है ना ऐसा भैया? ही है। हाँ, साक्षात्कार कर नहीं रहे हैं, तुलन कर रहे हैं, साक्षात्कार हो रहा है। इसमें क्रम में ऐसा देखे तो अध्ययनरत मानव में भोगना वो क्या होगा, किस स्वरूप से होगा? देखिए, भोगना जो है, एक तो हमेशा जो है मन वृत्ति को भोगता है। मन वृत्ति में अनुभव करना बराबर भोगना, और मन संवेदनाओं को भी भोगता है। उसको अपन थोड़ा अभी पीछे कर देते हैं, है ना। पर वास्तव में भोगना एक्चुअली यहाँ पर है। हर स्तर के ऊपर भोगना जो है वो अगली स्थिति को भोगा जाता है ना। मन जो वृत्ति के अनुरूप हुआ वो मन ने भोगा, वृत्ति जो चित्त के अनुरूप हुआ वो वृत्ति ने भोगा, चित्त जो वृत्ति के अनुरूप हुआ वो चित्त ने भोगा। अभी हम क्या सोचते हैं, भोगना मतलब शरीर संवेदनाओं को भोगना, लेकिन अब इस रेफरेंस से जब देखते हैं तब ये अर्थ निकलता है, भोगना जो है अपने से ऊपर वाली क्रिया में अनुभव करने को कहा है। मन जब वृत्ति के अनुरूप होता है तभी मन में खुशहाली होती है, वही उसका भोगना है। बिल्कुल, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब अपने से ऊपर वाले स्थिति को पहचानना, उसके अनुरूप होना, ये एक खुशहाली की स्थिति बन रही है। मन में उसका नाम है सुख, वृत्ति में उसका नाम है शांति, चित्त में उसका नाम है संतोष, और बुद्धि में उसका नाम है आनंद, और आत्मा में उसका नाम है परमानंद। हाँ जी, यही मतलब चित्त का बुद्धि के अनुरूप हो जाना। उसमें जब बुद्धि के स्तर से देख रहे हैं तो उसका नाम अवधारणा है, चित्त से स्तर से देख रहे हैं तो उसका नाम साक्षात्कार है। आगे बढ़े, भैया, अगर ये पूरा हो गया हो तो। भैया इधर ये भोगना शब्द से जो है ना परंपरा से गड़बड़ हो जाता है। हाँ, भोग इसको हम ऐसा बोलें, अगर ऊर्जा का सही नियोजन होता है तो फिर उसका सदुपयोग है। नहीं, ये भोगना वक्त वाक्य वो शब्द ठीक है, क्योंकि
जीवन को कहा है दृष्टा, कर्ता और भोक्ता, है ना। तो हर स्तर के ऊपर दृष्टा, कर्ता और भोक्ता बना है, और पूरा जीवन भी दृष्टा, कर्ता और भोक्ता है। तो भोक्ता का स्वरूप जो है वो ये है। बढ़िया हो गया। हेलो भैया, इधर कहाँ पे? हाँ हाँ। आ, जो बाबा जी बोलते हैं कि मन लगने को 11.5 इंच मन लगने के लिए तैयारी, और मन लगने के बाद अध्ययन होता है आधा इंच। तो ये मन लगने के बाद जिज्ञासा होगी या उससे पहले? पहले होगी। जिज्ञासा के अर्थ में ही तो अध्ययन होगा ना। जिज्ञासा की ही तीव्रता बनेगी। पहले वो कौतूहल के रूप में होगा, हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो इंटरेस्ट के रूप में बनेगा, फिर उसके बाद में वो आवश्यकता के रूप में बनेगा, फिर वो जिज्ञासा के रूप में बनेगा, वो तीव्र इच्छा के रूप में बनेगा। तो ये एक्चुअली उसका क्रम होता है। तो हमेशा जो है क्रम को पहचानना आवश्यक है। क्रम को हम पहचानेंगे तभी हम किसी को नकारने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो वो जो ये कह रहे हैं कि 11.5 इंच तक उसकी पृष्ठभूमि है, आधा इंच अध्ययन है ना। तो अगर हम देखें तो वो इस सारा जो ये काम है, ये जो हम नाक रगड़ रहे हैं, ये 11.5 इंच है। फिर ये जो साक्षात्कार बोध अनुभव का जो श्रृंखला बन जाना, ये आधा इंच की बात की है। तो हमने कहा कि आप उसको, हम जो कर रहे हैं उसको आप अध्ययन क्यों कहते हैं, अध्ययन की पृष्ठभूमि क्यों नहीं कहते, या कुछ और क्यों नहीं कहते। तो उन्होंने कहा देखो, मंगल मैत्री के लिए ये बना के रखना जरूरी है ना। आप किसी को बोल दो कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो पठन ही है, ये तो अभी तो यही है, उससे कहाँ पहुंचेंगे भाई हम। ये तो 4.5 क्रिया है, तुम पशु मानव राक्षस मानव हो। है ना। तो जो पशु मानव राक्षस मानव कहा है, अब उसको थोड़ा सा अपने को पर्सपेक्टिव में लाने की जरूरत है। अध्ययन में जो अध्ययन कर रहा है उसको पशु मानव राक्षस मानव कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उसने मानवीयता के लिए अपना समर्पण किया है। अब उसको उसकी पुरानी यादें दिलाने का क्या मतलब है, उसको उसकी दुष्प्रवृत्तियों के ऊपर ध्यानाकर्षण कराने का क्या आशय है। कहां पहुंचेंगे उससे। तो सद्प्रवृत्तियों का पोषण होना है ना, ताकि वो संस्कार बन सके, ये अध्ययन का प्रोसेस है। ठीक लग रहा है। मन लगने के बारे में कब हम समझे कि हमारा मन लगा है, क्योंकि 11.5 इंच पूरा हो गया, ये कैसा? देखिए, हम इसको बहुत इस तरह से माइन्यूट उस रूप में नहीं कह पाएंगे, ये मन लगा या ये वृत्ति लगी या ये चित्त लगा। ये तीनों मिलके ही एक मानसिकता की स्थिति होती है। हमें ही पता लगता है कि हमारा मन जो है, हमारा जो मानसिकता है वो संतुलित हो रहा है, ध्यान लग रहा है पढ़ने में, सुनने में, सोचने में, जीने में, या नहीं लग रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हम अटक जा रहे हैं, ये हमको पता लगता है। कब हम उत्साह में हैं, कब हम जो बेसिकली आगे बढ़ रहे हैं, इसका हमको एहसास होता ही है। मैं थोड़ा सा दूसरा पक्ष में पूछ रहा था क्वेश्चन।
हाँ। कि मुझे ऐसा लगा, वो आप बताइए मैं सही सही उसको लिया या नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि मन लगने के बाद जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होती है तो समझ में आता है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि अध्ययन में ही समझना होता है, ऐसा मैं सुना हूँ। अध्ययन में समझना होता है, मतलब साक्षात्कार के बाद ही समझना होता है, ऐसा मैं सुना हूँ। तो उसके पहले मन लगने का कार्यक्रम मतलब क्या हो रहा है, तो ये जो सूचनाएं हमको मिल रही है, वो सूचनाएं अभी हम सहमत है वो हमको स्वीकृत हो जाए, और स्वीकृत हो जाए उसके कुछ हम प्रयोग करके देखें, उस तरह से जी कर देखें, और अभी हमको अभी लग रहा है कि हाँ ये सही है और ऐसे ही होना चाहिए, और ये इसका एक्सेप्टेंस बन गया। उसके बाद मेरा मन लगना शुरू हो गया, उसके बाद मेरी आगे की जिज्ञासा बन गई, और तब मेरा समझना शुरू हो गया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सामान्य रूप में अगर विद्यालय में बच्चे जाते हैं तो धीरे धीरे उनका मन लगता है, फिर आगे की जिज्ञासा बनती है। प्रौढ़ रूप में जब होते हैं तो कुछ जिज्ञासा अपनी पहले से भी बन सकती है। दोनों के लिए अपन रूम रखा जाए, है ना। लेकिन इसमें इतना भी जोड़ा जाए कि जो अभी मन लगा रहा है बच्चा, जो जैसे मान लो पहली क्लास में जा रहा है, तो आप उसका अपमान नहीं करते हो, आप उसको उसी नज़र से देखते हो कि आगे चल के देखो कितना बड़ा हो गया, कितना आगे देखो कितना अच्छा होगा, इस दृष्टि से देखते हो। वो गिरता पड़ता रहता है तो उसको ऐसे नहीं बोलते देख पशु मानव है। हाँ, इसलिए इसी को पुरुषार्थ शब्द दिया है ना। ठीक बात। तो ये तब तक सही कामना की ओर- साधता नहीं है तब तक उसको मतलब ये पुरुषार्थ है ही। तो जैसे सुख भाई ने भी कहा साक्षात्कार उपलब्धि है ना। तो जो ये काम कर रहे हैं हम अपना तन मन धन लगाकर, ये पुरुषार्थ ही है ना। हम एक तरीके से अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं। इसी को बोला ऊर्जा का अंतर्नियामन। स्वनिरीक्षण ही ऊर्जा का अंतर्नियामन है ना। इसको ऐसा देख सकते हैं कि ये सूचनाएं हैं और ये सूचना में मैं यहाँ तक हूँ, ऐसा। हाँ, ऐसा भी मूल्यांकन होता ही है। हाँ, यही है ना ऊर्जा का अंतर नियामन। हाँ, अंतर्नियामन यही है, स्वनिरीक्षण करना। कि हम समाधान समृद्धि के अर्थ में कितना समझ पाए, है ना, कितना जी पाए, ये स्वनिरीक्षण है। स्वनिरीक्षण का आधार सूचनाएं हैं। स्वनिरीक्षण का आधार प्रमाण सम्मत सूचनाएं हैं। स्वनिरीक्षण का आधार सूचना उसका आरंभिक भाग है। सूचना एक भाग अवश्य है, पर सूचना से अधिक है प्रेरणा, प्रेरणा से अधिक है मार्गदर्शन, है ना। तो अगर हम अनुभव की रोशनी वस्तु के रूप में क्या देखेंगे तो पता लगेगा स्थूल रूप में वो है सूचना, सूक्ष्म रूप में है वो प्रेरणा और मार्गदर्शन, और उससे भी अधिक है प्रमाण, प्रमाणित व्यक्ति, है ना। तो अनुभव की रोशनी को हम इस स्तरों पर पहचान सकते हैं, है ना। तो किताब को खाली अनुभव की रोशनी कहना शायद पूरा ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके मूल में व्यक्ति और उसकी प्रेरणा, उसका मार्गदर्शन ये जुड़ा है। अब प्रेरणा और मार्गदर्शन और ये इसका धारक वाहक जो है वो किताब नहीं हो पाती, व्यक्ति हो पाता है। मैं भैया इसमें थोड़ा सा ऐसा देखता हूँ, मतलब आप बताइए सही है गलत है। तो बाबा जी से मुझे ऐसा मुझे लगता है, सही है गलत है, मान्यता भी रह सकती है कि मुझे प्रेरणा मिलती है।
क्यों मिलती है, तो सोचा जाए तो ये पुस्तक जो लिखी है वो पहले जिया है और जीने के बाद लिखी हुई है, और जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मैं रिलेट कर पाता हूँ। इसलिए मतलब मुझे जो बाबा जी का जो जीना है और ये पुस्तक से भी मुझे प्रेरणा मिलती है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। हाँ, और इस तरह से और कोई जीता दिखे तो फिर और वो बहुत उसको और बल उत्सव हो मिलता जाता है, है। हाँ, उसको और बल। तो अगर मान लो देखें, इसके हमको स्टेडी स्टेट की भी कल्पना करनी पड़ेगी। स्टेडी स्टेट मतलब आगे चल के जैसे जब तो परंपरा अनुभव की रोशनी हो जाता है ना। अगर मान लो इसकी परंपरा बन जाती है, तब अभी क्या है, एक व्यक्ति के रूप में हम देख रहे हैं, अब कई व्यक्ति हो गए, कई डायरेक्शन से बेसिकली अनुभव की रोशनी मिल रहा है। वही चीज मीडिया में भी है, वही चीज स्कूल में भी मिल रही है, वही चीज जो है सिस्टम्स में भी मिल रही है। तो अनुभव की रोशनी जो है वो अब परंपरा के रूप में आ गई। तो आदमी के, बच्चे के अब बुचक के जाने की जगह कम हो गई है ना। इस तरीके से इसको देख सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? भैया अभी जो आप बात कर रहे थे उसमें प्रेरणा और मार्गदर्शन ये दोनों सबके लिए बराबर उपलब्ध है, या हमें अपनी पात्रता के अनुसार उसे ग्रहण करना है? ये जो सूक्ष्म स्वरूप है। देखिए, मार्गदर्शन प्रेरणा जो है वो सबके लिए बराबर है। हम अपनी पात्रता के अनुसार प्रेरणा को स्वीकारते हैं, है ना। तो इसमें जो व्यक्ति प्रेरक है वो फेवरेटिज्म नहीं कर रहा है ना। क्यों नहीं कर रहे? कर देना। फेवरेटिज्म का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये सर्वमानव की वस्तु है। उसके लिए जो है वस्तु वही है सभी के लिए, और उसमें जागृत करवा नहीं रहा है। मनुष्य अपनी प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहा है, प्रेरित होके ही बढ़ रहा है। तो किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ धक्का मार दें उससे हो जाए, ऐसा नहीं है। प्रेरणा जो है रहती ही है जागृत मानव की, हम अपनी पात्रता के अनुसार उसको स्वीकारते हैं। सामान्यकृत करेंगे तो यही होगा, अगर इसको रहस्य में डालेंगे तो फिर वो होगा। है ना। बढ़िया, आगे चलें या कुछ और एक आध बात है? एक प्रश्न और है कि जागृत मानव जब व्यापक का अनुभव कर लेता है, व्यापक में डूबा भीगा घिरा होने का अनुभव कर लेता है, तो उसके बाद, उस अनुभव के बाद भूख और निद्रा ये स्थूल स्वरूप में कैसे होंगे? मतलब वो व्यापक में होने का अनुभव हो चुका है, ऊर्जा संपन्न होने का अनुभव हो चुका है, तो उसके बाद की भूख और निद्रा का स्वरूप क्या है? ठीक, मतलब तो पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जो संकेत आ रहा है ना, भूख लगी है ना, नींद आ रही है, इसका स्रोत क्या है? शरीर है या जीवन है? शरीर है। शरीर से आने वाली संवेदनाएं है ना, जीवन उनको स्वीकारता है। एक तरफ व्यापकता में अनुभव का भी बना है, दूसरी तरफ संवेदनाओं की भी बात है। तो एक तरफ से संज्ञानीयता का जोर है, दूसरी तरफ से संवेदनाओं की सूचना है। संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं, उनके लिए अब एक्सटर्नल रूलिंग नहीं लगाना पड़ रहा है। तो संवेदनाएं नकारी नहीं गई हैं, नियंत्रित हो गई।
जागृत मानव को भी भूख लग रहा है ना? तो सेक्सुअल अर्ज भी एक्चुअली उससे नियंत्रित हो गई। ये सब शरीर से होने वाली चीजें हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हमने ये देखा ही कि ये ब्रेन के विषय हैं। जानवर में भी हो रहा है, कीट पतंगों में भी हो रहा है ना? लेकिन निर्णय पूर्वक इनको व्यवस्थित करने का अधिकार जो है वो मानव में आ रहा है। तो प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध कह रहा हूं, अध्यास जो है, शरीर से ही अध्यास आ रहा है, ये शरीर का ही अध्यास हो रहा है। शरीर का जो अध्यास है, जानवर केवल शरीर के अध्यास के आधार पर काम कर रहे हैं। वंश के अनुसार काम करना बराबर अध्यास के आधार पर काम करना। हम जो हैं अध्यास के अलावा विचार के आधार पर काम कर रहे हैं। कभी कभी अध्यास में मजबूर हो जा रहे हैं, कभी कभी विचार को बल दे रहे हैं। अनुभव के बाद अनुभव को बल देने वाला, विचार को बल देने वाला अनुभव रहता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जागृत मानव गलती करे इन चीजों को लेकर। तो इसलिए बाबा जी कहते हैं गलती करता है तो जागृत नहीं है, जागृत है तो गलती नहीं करेगा। है ना? या आपने दो तरीके के ध्यान बताए थे, एक आंशिक ध्यान था, एक केंद्रीय ध्यान था। तो आंशिक ध्यान पे आपने एक्सप्लेन कर दिया था, वो समझ भी आया था। ये केंद्रीय ध्यान क्या है? भैया केंद्रीय ध्यान के लिए एक वाक्य उन्होंने बोला, केंद्रीय ध्यान अनुभव में पूरा होता है। तो हम जो है अपने ध्यान को अब ये केंद्र की तरफ जा रहा है, इतना ही बात है। ये कैसे हो रहा है? जैसे जैसे हमारी चित्त बुद्धि के अनुरूपता को पाता जा रहा है, वैसे वैसे आत्मा के लिए उसकी तैयारी होती जा रही है। और वो केंद्र में स्थित हो गया, आत्मा में स्थित हो गया, नाभिक में स्थित हो गया, उसको केंद्रीय ध्यान कहा। तो उसको कहा अध्ययन के लिए ध्यान देना होता है, अनुभव के बाद ध्यान बना रहता है ना? अभी तक जितनी बात हुई इस पे कोई क्वेश्चन हो या कोई बात हो तो कर सकते, नहीं तो अपन बुक को देखें। हाँ, लेकिन मन की स्थिति पे क्या है पोजीशन? मन जो है वो वृत्ति की अनुरूपता में है, संयम काल में। लेकिन अब वो चयन नहीं कर रहा है, चयन को बंध लगाया हुआ है। हाँ, किस चीज का आस्वादन हो रहा है? वृत्ति का आस्वादन हो। है ना? बढ़िया, आगे बढ़े। आई थिंक हम लोगों ने काफी अच्छी चर्चा की। ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से बैठाने की जरूरत है। एक बार ये बैठते हैं तो फिर उसके बाद काफी आराम हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद में पढ़ने में फिर आसानी हो जाती है। तो पेज नंबर 56 से अपन देखें। दो चार मिनट रुकना चाहें तो थोड़ा सा सेट हो जाएं, मन को वापस बुक पर लाने के लिए।
भैया, हाँ जी, ये जो थर्ड बुलेट है, इसमें जो थर्ड परिभाषा है कारण, तो इसमें एक वाक्य है, अगर मतलब इसकी तीसरी लाइन पढ़ें, क्रिया की पृष्ठभूमि विचार ही है और क्रिया की पृष्ठभूमि ही कारण है। हाँ। देखिए, कारण को जो दर्शन में ना कई तरीके से बताया है। अगर इसको सह अस्तित्व के रूप में, सत्ता और प्रकृति के रूप में देखेंगे तो सत्ता कारण है और प्रकृति क्रिया है। तो क्रिया की पृष्ठभूमि कारण है ना। तो क्रिया की पृष्ठभूमि सत्ता है, इस रूप में समझ में आता है। अब मन की क्रिया की पृष्ठभूमि क्या है? वृत्ति। तो इससे वो अर्थ बनता है कि मन की क्रिया की पृष्ठभूमि विचार ही है ना। तो ये आप ऊपर तक ले जाइए इसको। वृत्ति की पृष्ठभूमि चित्त है, चित्त की पृष्ठभूमि बुद्धि है, बुद्धि की पृष्ठभूमि आत्मा है, आत्मा की पृष्ठभूमि व्यापक सत्ता है ना। पृष्ठभूमि की स्वीकृति होना, यानी अपने से श्रेष्ठ की स्वीकृति होना, ये उसका लाइनअप होने का स्वरूप है। तो इसमें ये लिखा, प्रत्येक कर्म में कर्ता, उद्देश्य, कारण, प्रभाव और फल निहित है। तो देखिए, जब भी कर्म की बात होगी तो इच्छा से शुरुआत होगी। बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं है ना। तो बुद्धि के स्तर से कर्म नहीं हो रहा है, हमेशा चित्त के स्तर से कर्म हो रहा है ना। उसके लिए विचार का नियोजन हो रहा है और फिर उसके लिए मन का नियोजन हो रहा है और फिर उसके साथ शरीर का नियोजन हो रहा है। फिर उससे मिलके फिर वो परिभाषा बन रही है, कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित, है ना। ठीक है। इकाई का भीगा डूबा होने से स्फुरण है और इकाइयों की परस्परता में प्रेरणा है। हाँ, ऐसा ही है। प्रेरणा परस्परता से ही मिल रही है और व्यापक वस्तु की प्रेरणा से, है ना। व्यापक वस्तु की भी एक प्रेरणा ही है ना। उसका भी एक दबाव विहीन प्रभाव है, तो उससे स्फुरण है, या उसको चेष्टा या मूल चेष्टा कहा, नाम दिया है ना। तो भैया, स्वयं स्फुरण को कैसे डिफरेंशिएट करें? स्वयं स्फुरण और प्रभाव से हुआ स्फुरण। डिफरेंशिएट अपने में उसको कैसे करें कि ये मेरी स्वयं की अंतः प्रेरणा है ना, या मुझको किसी ने प्रेरित किया है। कुछ कुछ तो अपने को पहचान में आता ही है ना। आप यहाँ पर आए, उसके लिए कुछ आपकी अपनी ही प्रेरणा थी, अंतः प्रेरणा, और कुछ किसी ने भी प्रेरणा भी दी है। ऐसा ही है, सामान्य बात है। देखिए, अभी तक हम ना प्रभाव को नेगेटिव अर्थ में काफी देखते हैं। हम किसी से प्रभावित हुए, प्रभाव एक्चुअली एक वास्तविकता है। इकाई के गुण को ही प्रभाव कहते हैं, है ना। तो जागृत मानव के प्रभाव को हम स्वीकारते हैं, तभी अध्ययन हो पा रहा है।
प्रभाव को या प्रेरणा को नकार रहे हैं, उससे अध्ययन तो नहीं हो पा रहा है ना। भैया, एवं अभ्यास पूर्वक पूर्ण संस्कार ही प्रभाव है। ये इसको बेसिकली उसकी पूरी परिभाषा दे दी उस अर्थ में, है ना। जब परंपरा हो गई तो फिर उसका प्रभाव किस रूप में होता है? वातावरण, अध्ययन, अभ्यास। तो वातावरण, अध्ययन और अभ्यास से एक प्रभाव अपने अंदर बन रहा है और संस्कार उस प्रभाव का फल है। भैया ये 56 और 57 दोनों पेज में कारण की डेफिनेशन दी है। 56 पर है, प्रत्येक से सूक्ष्म क्रिया अर्थात विचार के उद्गम के लिए प्रमुख स्पंदन ही समझदारी है। समझदारी का मूल स्पंदन सहअस्तित्व ही है। क्रिया की पृष्ठभूमि विचार ही है। क्रिया की पृष्ठभूमि ही कारण है। यही संस्कार का प्रमाण है। और 57 में जो दिया गया है, चेष्टा को आशा, विचार, इच्छा व संकल्प पूर्वक कार्य चेष्टा में प्रवृत्त करने हेतु प्राप्त पृष्ठभूमि की कारण संज्ञा है। क्या तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, या क्या सिमिलैरिटी? हाँ, एक जी, हाँ, है ना, दोनों चीजें देख लेते हैं। दोनों कारण को ही डिफाइन करता है। तो हाँ, देखिए मैंने ये बताया था कि कारण को तीन मतलब कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बताया गया। जैसे एक तरीके से कारण को सबसे स्थूल रूप में समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मर्डर हो गया, है ना। मर्डर का मोटिव क्या था, क्या कारण से हो गया, है ना। वो पैसा चाह रहा था या कुछ इस तरीके। तो कारण का सबसे स्थूल रूप हमने वहां पे देख लिया, है ना। अब यहाँ पर जो जिसको कारण को हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्रिया की पृष्ठभूमि के रूप में हम कारण को बात कर रहे हैं, है ना। कि उसका जो कर्म किया उसके पीछे से क्या जोर आया, है ना, उसको अपन कारण के रूप में पहचान रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे, जीवन में बुद्धि और आत्मा को कारण क्रियाएं कहा है ना। तो वो उस तरह से वहां वो कारण के धारक वाहक हो गए और उसके नीचे वालों को क्रिया बोल दिया या सूक्ष्म। ये कारण के आधार पर क्रिया हो रही है ना। तो ये समझदारी मूल स्पंदन है, उसके आधार पर जो क्रिया है उस तरीके से परिभाषा बन रही है यहाँ पर, है ना। दूसरी जगह पर ये लिखा है कि चेष्टा को आशा, विचार, इच्छा व संकल्प पूर्वक कार्य चेष्टा में। अब ये चेष्टा क्या है? सत्ता में संपृक्तता, उससे जो पदार्थ में चेष्टा पाई जा रही है। अब इसको आशा, विचार, इच्छा और संकल्प पूर्वक, ये चेष्टा स्वयं में भी पाई जा रही है, वस्तुओं में भी पाई जा रही है। इसको आशा, विचार, इच्छा और संकल्प पूर्वक कार्य चेष्टा में कन्वर्ट कर देना, मतलब अब इसके साथ में कुछ फंक्शन कर देना। इसकी पृष्ठभूमि को
कारण संज्ञा है ना। इस तरह से इसको बैठा सकते हैं। पहली जो डेफिनेशन है इसमें सह अस्तित्व से आया हुआ स्पंदन है। हाँ, दूसरी जो डेफिनेशन है वो भी चेष्टा और स्पंदन एक ही है। वो मतलब एक ही है, एक ही उसको है। दूसरे तरीके से रखा है भाषा है, के अंदर, हाँ। जीवन के शब्दों का प्रयोग हाँ, करके। हाँ। ये डेफिनेशन मूलतः एक ही है। मूलतः एक ही है। समझ में आ गया। थैंक यू भैया। हमेशा ऐसा ही होगा, जड़ में हो या चैतन्य में हो। जैसे अपन ने परसों वाला जो रिकॉर्डिंग सुना था उसमें ये कहा था ना कि ये हर एक वस्तु में पारगामी है, ये खाली नहीं है, ये ऊर्जा है ना। मिट्टी में, पत्थर में, सब में ये ऊर्जा पारगामी है ना? ठीक है ना। ये उस क्रिया का कारण है। फिर उन्होंने कहा था ये स्थूल और सूक्ष्म की विभाजन रेखा है, इसको अच्छे से डूब के समझ लो, नहीं तो फिर बोलोगे कुछ नहीं समझ में आया। याद है आपको? या ये जो परिभाषा है कारण की 57 पर, इसमें जो पृष्ठभूमि हमें समझ आ रही है वो सहअस्तित्व आ रहा है, क्योंकि ऐसा ही। और मतलब एक समझ में श्रम ही इसका कारण दिख रहा है। ठीक बात। तो चेष्टा को हम श्रम कह सकते हैं और उसकी पृष्ठभूमि है वो सत्ता में संपृक्तता है, सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व। भैया तो कर्म एवं फल को जब समझने जाते हैं तो पृष्ठभूमि कर्ता के रूप में जब स्वयं को मतलब देखते हैं, उसके आधार साधक के रूप में जब भूमि स्वयं को देखते हैं तो उस पे हमारा नियंत्रण है। होने के लिए जो जब भूमि जिम्मेदार, कर्म के रूप में हम श्रम को देखते हैं, विचारों के आकार का अनुकरण करने के लिए जो क्रिया है श्रम, उसको जब देखते हैं तब भी उस पे हमारा नियंत्रण दिखाई देता है। कारण में जब हम सहअस्तित्व को ही कारण की पृष्ठभूमि मानते हैं, मूल स्पंदन मानते हैं, तो जब उसकी समझ आ जाती है तो उस पे भी हमारा नियंत्रण है, उसकी समझ है, इतना समझ में आता है। पर प्रभाव पे नियंत्रण नहीं है। उससे क्या हो रहा है बेसिकली, किस क्रिया का क्या फल है उसकी स्पष्टता हो रही है, इतना हो रहा है। हाँ, वो नियंत्रण जो है वो इस रूप में है। तो ये जो कहते हैं कि जागृत मानव कर्म करते समय भी स्वतंत्र है, फल भोगते समय भी स्वतंत्र है, वो एक्चुअली कर्म और फल के प्रति जागृति है। मतलब कर्म और फल का कनेक्शन के प्रति जागृति है। प्रभाव वो हमारे हाथ में है नहीं, बाकी तो फिर भी पकड़ में आता है। प्रभाव हाँ, वो हाथ में नहीं होना, इसको थोड़ा सोचने की बात है। अगर हम उसको समझे हुए हैं, है ना, मतलब हाथ में होना तो एक तो है कि अंडर पोजेशन होना, राइट, है ना, जैसे, और दूसरा एक है हम उसको समझे हुए हैं, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे प्रदूषण है और है ना न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाता है ना, यह कुछ इस तरीके की बात होती है। तो ये दिखता है कि हमारे कर्म करने की क्षेत्र जो है वो पूरा मानव जाति का साझा है, संयुक्त कर्मफल,
संयुक्त कर्म का फल, क्योंकि इवन दुष्कर्म को भी हम भोग रहे हैं। वही जो भैया नासमझी टैक्स कहते हैं वो। हाँ, मतलब खाली अपना ही नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट वाले बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वो नहीं है कि हर किसी का, ये जो परंपरागत कर्मफल सिद्धांत है उससे थोड़ा वेरिएशन है यहाँ पे, है ना। और उसमें जो क्या लेकर आगे जाता है वो हम समझ ही गए कि प्रवृत्ति के रूप में और संस्कार के रूप में आगे लेकर जा रहा है, इवेंट्स के रूप में लेकर नहीं जा रहा है ना। तो ये तो वहां पर अपने को क्लियर हो गया। दूसरी बात हमको ये क्लियर हुआ कि कारण, कर्म के कारण के प्रति जागृति होती है तो कर्म स्वतंत्रता वास्तव में प्रमाणित होती है। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। कर्म के अगर कारण के प्रति जागृति होती है तो कर्म स्वतंत्रता वास्तविकता में प्रमाणित होती है। नहीं तो हम वास्तव हो ये रहा है, हमारे कर्म जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से बंधे हुए हैं, है ना, भ्रम के बंधन में है। तो कर्म की स्वतंत्रता जो है वो कारण में जागृति के साथ में प्रमाणित हो रही है। कारण में जागृति को हम कह रहे हैं बुद्धि और आत्मा की सक्रियता, है ना। तो वो वाली बात आपकी सही है कि प्रभाव जो है वो संयुक्त ही होता है ना। तो हमको जब यहाँ पे जब कर्मों की और उसके फलों की जो बात होगी, अपने किए हुए के कर्म और उसके फलों की जब बात होगी, तो हमको उसको संयुक्त रूप में, मानव जाति के रूप में, उस रूप में ही देखना होगा। और कर्म के एंगेजमेंट के संतुलन को भी उसके साथ में ही बैठाना होगा। इसीलिए ये बात का निवेदन किया था कि व्यवहार और व्यवसाय वाले जो आयाम हैं उसमें क्रम को पहचानना आवश्यक है, क्योंकि आपके पास में पूर्ण जागृति होते हुए भी उसमें वर्तमान के साथ में संतुलन बनाकर ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि कर्म जो है उसका प्रभाव संयुक्त रूप से होता है ना, और उसके फल भी संयुक्त रूप से आते हैं। ये केवल जागृत परंपरा में जब ये पूर्ण स्टेट हो जा रही है तो कर्म और फल का पूरा वन ऑन वन सर्टेन कनेक्शन हो जाता है ना। जो कर रहे हैं उसके अनुसार फल आ रहा है और वैसा ही है भी, है ना। अजागृति में हम कर कुछ रहे हैं, हो कुछ, रिजल्ट कुछ आ रहे हैं और है कुछ और ही, है ना। तो ये एक चीज को बैठाने की जरूरत है। हाँ भैया, ये जब आप बता रहे थे तुलन क्रिया के बता रहे थे उस समय कि उसमें और मनन में कि उसमें एक अपने कर्म को देखना होता है, वो जो क्रम देखना है, मतलब क्रम, हाँ क्रम देखना है उसमें। तो ये जब सहअस्तित्व की बात करते हैं तो उसमें वो प्रक्रिया और विधि उसमें शामिल है, मतलब दिशा शामिल है वहाँ कारण के रूप में। कारण स्थिर है जी, लेकिन क्रिया के और क्रिया में क्रम है। हाँ, मतलब क्रिया और मतलब वस्तु और या इकाई कहें, इकाई और व्यापक के सहअस्तित्व में क्रिया की दिशा स्पष्ट होती है। हाँ। तो वो जो जब क्रम बनता है तो वो प्रक्रिया के रूप में फिर उसका फल परिणाम सहअस्तित्व के अनुरूप होगा, तो फल परिणाम सही होगा, ऐसा सोचें। हाँ, तो एक तो हम इस तरह से बैठाएं कि हमें
वस्तुएं आपस में कैसे जुड़ी हैं, अस्तित्व, ये हमको स्पष्ट होना है ना, इसको हम कह रहे हैं तुलन में ये स्पष्ट होना, जो कि चित्त के लिए साक्षात्कार की वस्तु बन रहा है ना। एक दूसरी बात, एक तो है कि समझने के लिए क्रम को पहचानना, मतलब कैसे वस्तुएं आपस में जुड़ी हैं, इस क्रम को पहचानना। एक है हमको कुछ करना है, उसके लिए भी क्रम को पहचानते हैं, तो वो वाला भाग तो प्रक्रिया आदि से जुड़ता है। एक है कि देखने के रूप में वस्तु कैसा है, उसके क्रम को भी पहचानना होता है, उसको बोला अनुक्रम को पहचानना। एक है कार्य के क्रम को पहचानना, है ना, तो करने के रूप में क्रम को पहचानना, ये एक विश्लेषण है। एक है होने के रूप में क्रम को पहचानना, ये एक विश्लेषण है। दोनों चीजों का विश्लेषण तुलन में हो रहा है। और यहाँ जो कर्म की बात हो रही है, कर्म फल और कर्म की बात हो रही है, तो वो तो जागृति के लिए ही है। जागृति से पहले भी अपन कर्म कर रहे हैं। हाँ जी, वो सहस्तित्व के अर्थ में होगा तो उसका फल तो कर्म का फल हो ही रहा है ना। अपूर्ण भी हो रहा है, पूर्ण भी हो रहा है ना। अपूर्ण तब तक रह रहा है फल जो है, धन्यवाद भैया, जब तक जो है कर्म के मूल में कारण की स्पष्टता नहीं है, तब तक फल अपूर्ण है। तो एक इसमें सूत्र लिखा है, साधक साध्य तथा साधन समुच्चय की औचित्यता समन्वित होने पर पूर्ण फल होता है। तो ये तीनों चीजें, हम जो ये अध्ययन रूपी साधना या उपासना जो भी हम कर रहे हैं, इसमें साधक यानी हम, साध्य मतलब जागृति, साधन मतलब हमारा मन वृत्ति चित्त, इसकी ये सब अगर उसकी औचित्यता समन्वित हो जाए तो फिर उसका पूर्ण फल होता है, नहीं तो न्यून फल होता है, मतलब उसका कुछ भी फल नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। हम कुछ करते हैं, उसका कुछ फल होता ही है। आगे चलें। भैया यहाँ समत्व से क्या यहाँ पे कहा जा रहा है? मानवत्व के साथ में एक समत्व। कहां पर, कौन सी लाइन में? पांचवा बिंदु 57 पेज पे, समाधान समृद्धि के बिना मानवत्व समत्व, और मानवत्व समत्व के बिना पूर्ण फल। तो समत्व से क्या कहा जा रहा है? सोचा नहीं इस पर ने। परिभाषा में इसका अर्थ दिया गया है सर्व शुभ में की गई क्रियाएं। ये लिखा है कि मानव द्वारा मानवीयता के प्रति कर्तव्य बुद्धि को अपनाए बिना जागृति। तो अगर हम मानवीयता के लिए हमें क्या करना है, उसको अपनाए बिना जागृति नहीं होता। जागृति के बिना समाधान समृद्धि सफल नहीं होता, और समाधान समृद्धि के बिना मानवत्व समत्व, मतलब सभी मानव में एक प्रकार की समता का भाव, एक प्रकार का ऐसा कुछ है, शायद परंपरा के रूप में सामरस्यता का स्थिति होना। भैया इसमें ये जो मानवत्व समत्व है, जैसे मेरा जो कि मानव का सह अस्तित्व के साथ जो रिलेशन है, जो समाधान समृद्धि के हिसाब से आता है, वही समाधान समृद्धि के बिना मानवत्व समत्व नहीं आता। यानी जो समाधान है सह अस्तित्व के परिपूर्ण में, वही मानवत्व समत्व का रिलेशन है। समत्व यानी मानव के अलावा जो भी पूरा को एग्जिस्टेंस है, प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है, वही समत्व के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। भैया ठीक रहेगा? हेलो,
ये समत्व मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ ये side। समत्व मुझे ऐसा लगता है कि सभी मानव जागरूक हो जाए, मीन्स सभी एक लेवल पे हो जाए, साम्य ऊर्जा से कनेक्ट होके अनुभव संपन्न हो जाए, तो उसी से पूर्ण फल आएगा। मीन्स सभी हाँ, मानव, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये शायद समाधान समृद्धि के बिना सर्व मानव का या सर्व शुभ की स्थिति जो है, सभी मानव देवता हो जाए तो पूर्ण फल हाँ, फल ये, मिलेगा। यही एक्चुअली शायद अखंड समाज की स्थिति की हाँ, बात कर रहे हैं। वो मैं मानता हूँ। मानवत्व का समत्व हो हाँ, गया सब में, सब मानव समान हो गए, देवता हो गए सब। अब ये और ठीक धरती बैठ। स्वर्ग हो गई। नहीं भैया, इसको तात्विक रूप में देखें, अगर इसको तात्विक रूप में देखते हैं तो इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म है समाप्त, संपूर्ण इकाई, अपने तरह सहित व्यवस्था। और मानव भी अगर अपने स्वभाव धर्म की समझ के साथ नहीं है तो समाधान समृद्धि सहस्तित्व तो संभव नहीं है। इसका मतलब वो मानव तरह सहित व्यवस्था स्वयं में नहीं है। ठीक बात है। तो तात्विक रूप से ही पकड़ में आएगा। फिर भैया आगे भी बताया कि पूर्ण फल के बिना परंपरा में स्फुरण हाँ, या प्रेरणा मीन्स हाँ, सभी नए लोगों को भी, नई उसके पीढ़ी को लिए भी प्रेरणा प्राप्त हो। प्रेरणा स्फुरणा मिलेगी और दूसरी पीढ़ी भी जागरूक होती रहेगी। ये आशय तो इससे यही क्लियर उसके हो रहा बिना है। कर्तव्य बुद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो अब ये इसको साइकिल कर हाँ, दिया हाँ, वापस, जो है कैसे वो परंपरा के रूप में है। तो यही समत्व का मीनिंग है, सभी जागरूक हो जाए। हाँ, समाधान समृद्धि के बिना मानव जाति में समत्व नहीं होता, और मानव जाति में समत्व के बिना जो ये जागृति का पूर्ण फल है वो नहीं हो रहा है। सभी मानव जागरूक हो जाए, वही पूर्ण हाँ, फल यही पूर्ण फल है। ठीक बात है, बढ़िया। देखिए अपन कितने पेज करें वो ज्यादा मुद्दा नहीं है ना। हाँ, अध्यास मुझे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, पर जितना मुझे क्लियर है वो थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। अध्यास जो है वो शरीर को लेकर जीवन में स्वीकृति है। मानव में अध्यास का स्वरूप वो है। तो 4 विषयों और 5 संवेदनाओं को लेकर जीवन में जो स्वीकृति है उसको अपन अध्यास कह रहे हैं। फिर उसके बाद में इसका कुछ स्वरूप जो है ब्रेन में भी स्पष्ट है, क्योंकि 4 विषयों का जो संचालन है वो ब्रेन के थ्रू हो रहा है, और संवेदनाएं जो हैं वो ब्रेन में प्रकट हो रही हैं। प्राण सूत्रों में भी कुछ अध्यास का स्वरूप रखा है। तो मानव के भी जो डीएनए है या प्राण सूत्र है उसके आधार पर उसकी शरीर रचना हो रही है। शरीर रचना में ब्रेन का भी बनना हो रहा है। ब्रेन उसका सेंट्रल सिस्टम है। उसमें कुछ स्वीकृतियां हो रही हैं। तो कुछ भाग जो है वो ब्रेन उसका धारक वाहक है, और उसकी जीवन में सहमति है। कुछ चीजें अध्यास जीने के क्रम में परिवर्तित भी होता है, जिसको हम सेकंड नेचर भी कह सकते हैं। जैसे हम जब साइकिल सीखते हैं तो पहले बहुत ध्यान से चलाना, हर एक चीज को गिरे नहीं, इधर से इधर कैसे जाना। तो एक बार रेगुलर हो जाता है तो उस रूट के ऊपर अपने आप हैंडल मुड़ता है ना। गाड़ी चलाते हैं, पहली बार सीख रहे होते हैं तो क्लच कब दबाना है सब दिखाना है, उसको पूरा कोऑर्डिनेशन अपने को काफी विलफुली करना पड़ता है, इच्छा पूर्वक करना पड़ता है।
है ना, और बहुत अटेंटिवली करना पड़ता है। और जब वो एक बार हैबिट में आ जाता है तब हम साथ में फोन भी कर रहे हैं, है ना, कुछ पानी भी पी रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं, और घर का सिग्नल आया तो गाड़ी मोड़ भी ले रहे हैं, और ऐसा भी नहीं लगता है कि ये हम विलफुली किए, है ना। तो ऐसा हो रहा है। उसी तरीके से जब पहली बार चलना सीखते हैं तो बहुत अटेंटिवली, अब चलना हमारा अध्यास का भाग हो गया है। पैर उठा के सीधा रखना, उसके बाद आधा कदम बढ़ाना, हमको कभी ये नहीं लगता कि अगला कदम के बाद वापस निर्णय करके हम आगे बढ़ाएं, ऐसा नहीं, आगे ही बढ़ता है, सहज रूप में ही बढ़ता है। तो कुछ भाग के लिए हर बात का ब्रेन के उस जीवन के थ्रू प्रोसेस करने का नई आवश्यकता पड़ रही है, अध्यास के थ्रू ही हो जा रहा है। करते ही रहना। ये वाली चीज जो है जीव जानवरों में भी देखने को मिल रही है। इसका कुछ जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, है ना, उनको अपने बच्चों को सिखाना नहीं होता है कि साइबेरिया से भरतपुर तक आना है ना। वो ऐसे उनको मैप हैंडओवर नहीं देते, उनके पास कोई गूगल मैप नहीं है कि साइबेरिया से चलेंगे, फिर मानसरोवर पे उतरेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली में रेस्ट करेंगे, फिर फतेहपुर की तरफ जाना है, क्या भरतपुर की तरफ जाना है। तो इसमें ब्रेन का इम्प्रिंट है ना, इसकी मेरी स्टडी नहीं है। आगे यहाँ पे साधन भैया आएंगे, उन्होंने इस विषय के ऊपर काफी कुछ सोचा है। भैया आजकल ये आपकी मॉडर्न साइंस के अंदर हम बात करते हैं तो ये साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस माइंड एंड ये वो नहीं है। इट्स लाइक कई और चीजों में भी हम अध्यास का स्वरूप देख सकते हैं। सामान्य रूप में इसको देखें, जैसे आपकी नाक पिताजी की नाक जैसी है ना, ये तो एक फिजिकल अध्यास का स्वरूप हो गया। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे पिताजी ऐसे पैर रख के ऐसे सोते भी, ऐसे पैर रख के थे। फिर मैंने नोटिस किया मैं भी वैसे ही सो रहा हूं, मतलब तो कुछ चीज जो है वो हम देखते ही हैं। छोटा बच्चा ही वो ऐसे खड़ा हो रहा है, पिताजी भी वैसे ही खड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसे आ गया है ना, मिनी फॉर्म में आ जाता है। उस कुछ चीजें सीख के आई हैं, वो कुछ चीजें बिना सीखे आई हैं, है ना। एक तो नाक की शेप, आंख की शेप, ये एक बात हो गई। एक है कुछ चीजें जो हैं, मतलब कैसे सोना है, ये चीज सिखाया नहीं गया है पर वो आ गया है ना। ये कैसे आता है, इसको ये इस बारे में बहुत स्पष्टता नहीं, पर ये बेसिकली जीवन की स्वीकृति है शरीर के संरचना को लेकर। इसको लिए पिछले किसी चैप्टर में अध्यास की रेखाएं या इस तरीके की कुछ बात कही गई। तो जीवन में कुछ स्वीकृति है, तो अब इसको अभी अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे बैठाएं उसको पहले देख लेते हैं कि अध्यास जो है वो 4 विषयों और 5 संवेदनाओं को लेकर जीवन में स्वीकृति है ना। इसका कुछ भाग शरीर संचालन और वंश को बनाए रखने के अर्थ में सार्थक है। शरीर के संचालन और वंश को बनाए रखने के लिए सार्थक है, लेकिन विचार में स्पष्टता नहीं होने के कारण हम अध्यास का कुछ नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर भी उपयोग कर लेते हैं। मतलब
शरीर संवेदनाएं, भूख की या सेक्सुअल अर्ज की या इस तरीके की चीज, उसके विचार हमारे दूसरे तरीके से भी बन जा रहे हैं जो कि निषेध के क्षेत्र में है। मतलब स्वनारी स्वपुरुष वाले क्षेत्र से हटके वो अपराध वाले क्षेत्र के अंदर चले जा रहे हैं, क्योंकि उसका नियंत्रण का आधार अभी नहीं बना है ना। तो अध्यास अपने आप में पॉजिटिव चीज है ना, कि शरीर संवेदनाओं का संकेत आना एक हेल्दी साइन है ना। तो भ्रमवश अध्यास के संकेत जो हैं वो हम उसको कुछ भाग उसको हम नेगेटिव में ले जा रहे हैं। जागृत होने के बाद भी अध्यास है, तभी हम जागृत आदमी भी चलता ही है, खाना खाता है, भूख लगती है उसको, है ना। एंड फॉर दैट मैटर इवन सेक्सुअल अर्ज इज देयर, लेकिन वो नियंत्रित है विचार के साथ में, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली शरीर से आने वाले संकेतों को हम अध्यास कह रहे हैं। उसमें मानसिक कुछ स्वीकृति है, वो मानसिक स्वीकृति के साथ में उटपटांग चित्रण के साथ में वो उठ बैठ जाता है, और सही बैठता है तो फिर उसका नियंत्रण हो जाता है और सदुपयोग हो जाता है अध्यास का, है ना। सही उसका नियंत्रण संभव है। तो इस तरह से इसको अभी बैठाया हुआ है, पूरा स्पष्टता इसके ऊपर नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस जिसको कह रहे हैं वो एक्चुअली उन चीजों को कह रहे हैं जिनके बारे में हम अवेयर नहीं हैं, पर उससे कुछ हो रहा है ना। तो अपनी ही दबी हुई इच्छाओं को सबकॉन्शियस कह रहे हैं। वहां पर बुद्धि और आत्मा की अवधारणा नहीं है। तो इस प्रकार से वहां पर कार्यक्रम है कि अगर उन दबी हुई इच्छाओं को सरफेस पर ले आते हैं और उसको डील कर लेते हैं, चाहे उसको एड्रेस करके, उनका शमन करके, चाहे उसको समझा के कि इट्स ओके, तो वो परेशान करना बंद कर देती है। इसको लेकर साइकोलॉजी में प्रैक्टिसेस हैं, उससे कुछ फायदा भी होता है। जागृति की ओर गति नहीं हो पाती है, क्योंकि जागृति का वस्तु नहीं है उसमें। तो जितना भर उसमें हो पाता है कई चीजों में, जिन जैसे एंजाइटी है या फिर कुछ फियर्स हैं, उन चीजों का वो जो काम करते हैं, जो फ्राइडियन थॉट के ऊपर है, वो कुछ काम करता भी है। आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी को अब जागृति के अर्थ में अगर हम समझते हैं तो इन पैथोलॉजीज को, इन प्रैक्टिसेस को सही प्लेस कर पाने में हम सफल होंगे। कुछ जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं या फिर कुछ इस प्रकार की भी जो प्रैक्टिसेस, जिनको हम इनको भी जागृति के अर्थ में जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि ये काम तो करते हैं, इनसे कुछ होता है, लेकिन लक्ष्य सम्मत नहीं हो पाते हैं, है ना। तो मनोविज्ञान को इन प्रैक्टिसेस के साथ में जोड़ना एक शोध का विषय है। उसके लिए ब्रेन और जीवन और मानसिकता और उसके साथ जुड़े हुए अभ्यासों की स्टडी आवश्यक है, उसके ऑब्जर्वेशंस आवश्यक हैं। साइंटिफिक मेथड के अंदर जो टेक्निक यूज की जाती है उसकी आवश्यकता है, उसके कैटलॉगिंग की आवश्यकता है, उस सब एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करके जैसे साइंटिफिक मेथड में करते हैं उस सब को करने की जरूरत है। तब जाके कुछ हम डेफिनेटिवली कर पाएंगे कि इस कंडीशन के अंदर कैसे आगे बढ़ें।
तो जागृति क्रम के अंदर भी अभी हम तुक्के से अभी चल रहे हैं। भैया, ये जो अध्यास आपने बताया, जैसे जीवन के संकेत को जो ग्रहण करता है मेघस की जो प्राण कोशाओं, वो भी अध्यास की कैटेगरी में शायद आ सकता है, क्योंकि हम चलते हैं। एक बार फिर से बोलिए, थोड़ा मेरा ध्यान जैसे जीवन है उसके संकेत को मेघस की प्राण कोशिकाएं ग्रहण करती है, तो जैसे हम चलते हैं तब तो इतना मन वृत्ति चित्त बुद्धि की जरूरत नहीं है, चलना है या कुछ नॉर्मल सांस लेना। तो मेरे ख्याल से जो उस टाइप की जो क्रिया है जो जीवन के द्वारा ही संकेत होते हैं और मेघस की प्राण कोशिकाएं कार्यरत रहती, तो वो भी अध्यास की कैटेगरी में शायद आ सकता है। तो अध्यास का डिमार्केशन जो है वो स्पष्ट हो रहा है ना। जो संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित हो रही हैं, तो अध्यास की लिमिटेशन वहां पर क्लियर हो रही है ना। अध्यास नियंत्रण में आ रहा है, क्योंकि देखिए समाधि में शरीर का अध्यास नहीं रहा है ना, तो अध्यास वाला पोर्शन को हटा दिया गया। अब इसके बाद में जब जीने के क्रम में है तब अध्यास को जोड़ रहे हैं, शरीर के अध्यास को जोड़ रहे हैं, है ना। और संवेदनाएं नियंत्रित होकर उसको अब राइट फंक्शनल के रूप में कर रहे हैं। जो आहार निद्रा भय मैथुन अब जो है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष के अर्थ में नियंत्रित हो रहा है। ब्रॉडली देखें तो ये हो रहा है ना। जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसेंशियली उसकी उपलब्धि क्या है? संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित होना, है ना। तो ये एक बेसिकली जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं, जीवन ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, वो उसका मेन पर्पस यही है। इसमें जो लास्ट लाइन है, आई डोंट नो इस नई बुक में भी है क्या? हाँ, इसका स्वरूप प्राण सूत्रों में निहित रचना। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अध्यास की 2-3 जगह डेफिनेशन आई है, 2-1 जगह पे आई है, और कुछ मतलब अध्यास का स्वरूप जो है वो इवन पेड़ पौधों में भी स्पष्ट हो रहा है। जैसे पत्तियां जो हैं वो एक लेवल तक बढ़ रही हैं, आगे मुड़ रही हैं, उसके बाद वैसा ही हो रहा है। तो अध्यास का स्वरूप वहां पर भी स्पष्ट हो रहा है, कीट पतंगों में भी स्पष्ट हो रहा है, जीव जानवरों में तो है ही, वंश के रूप में अध्यास है। मानव के रूप में उसका एक और डायमेंशन उसका एक्सेप्ट हो रहा है हैबिट के रूप में, कि कुछ चीजें हम सीख लेते हैं फिर उसके बाद में वो है ना चलती रहती हैं, है ना। एज यू यूज द वर्ड सबकॉन्शियसली चलती रहती हैं, शायद उसके लिए वो वर्ड ठीक भी हो, बट सबकॉन्शियस को फ्रायड एक दूसरे तरीके से डिफाइन करता है, तो इसलिए वहां पर उसको शायद वो भाषा ठीक नहीं होगी। इसको हैबिट ही कहना ठीक होगा, या फिर मेंटल इम्प्रिंट कहना ठीक होगा, या ब्रेन इम्प्रिंट कहना ठीक होगा। इस रूप में हम इसको देखते हैं। तो मानव में अध्यास जो है उसका सेंट्रल पॉइंट ब्रेन हो जा रहा है ना। और मानस की उसके साथ में स्वीकृति है, मतलब मन उसके जीवन उसके प्रति यस किया हुआ है। जैसे हम चल रहे हैं तो उसके अंदर जीवन सहमति है, बट उसने एक तरीके से अपना काम ऑफलोड कर रखा है ब्रेन के ऊपर, है ना। तो वो न्यूरॉन स्ट्रक्चर जो है, देखिए बहुत सारा फंक्शन जो है वो कीट पतंगों में, जीव जानवरों में ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है ना। तो एक बार वो चीज अगर सेट हो जाती है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन नेटवर्क बन गया, उसके साथ में हो गया, अब वो उसको करता रहता है। इट डजंट नीड रेगुलर इंटरवेंशन बाय जीवन, मतलब जीवन के द्वारा अब उसके साथ बारंबार हर एक के बाद विचार बनेगा, इच्छा बनेगी, ये उसकी आवश्यकता नहीं है। अब वो ब्रेन के स्तर पर ही हो रहा है, पर अगर कुछ डिफरेंट सिग्नल आ रहा है तो फिर उसके बाद में जीवन का एंगेजमेंट हो रहा है ना। तो ये एक भाग सार्थक है ना, जो कि मानव के उसमें मतलब ये सहज है। तो क्योंकि देखिए पहचानना, निर्वाह करना परमाणु अंशों से ही चालू है ना।
और इसके बाद में ये विकसित होता गया है। जड़ें जो हैं वो अपने अनुसार जो है रसों को पहचान रही हैं। उसके बाद में और ज़्यादा अर्थ में मनोमय कोश की जागृति है। तो ये मनोमय कोश का क्रिया रूप शरीर में जो है उससे अध्यास को पहचाना जा रहा है ना। तो ये चैतन्य नहीं है पर चैतन्य जैसा है। हमेशा किसी भी प्रकटन में किसी भी अग्रिम स्थिति का भ्रूण रूप पिछली स्थिति में बन रहा है। तो मनोमय कोश जो है वो जो है प्राणावस्था से आरंभ हो गया है और उसका कितना ज्यादा आगे बढ़ गया है जानवरों से, वो उसका मानव में तो उससे आगे ही होगा। तो इसलिए वो उसकी फैकल्टीज जो हैं है ना अध्यास की, वो काफी ज्यादा है मानव में। तो इसलिए हम सारी चीजों को आप मानव के जो सारे फंक्शंस हैं उसको केवल संस्कार और जीवन क्रिया के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसको आपको ब्रेन के और अध्यास के आधार पर एक्सप्लेन करना होगा। इसमें भैया एक बात है, ये जो ब्रेन वाली मेधस तंत्र वाली बात है, तो जो सीखने की क्रिया है, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि सीखने की जो क्रिया है उसमें एक फिजिकली नहीं है मगर एक चालन केंद्र होता है। ये चालन केंद्र जितना सक्रिय रहता है इतनी सीखने की प्रवृत्ति प्रबल रहती है। जैसे किसी को डांस सीखना है, किसी को पेंटिंग सीखनी है, किसी को गणित सीखना है, शकुंतला देवी जैसे को, तो ये इसके चालन केंद्र से ही चालित हो जाती है। ये एक मन और शरीर मतलब जीवन और शरीर के बीच की एक अवस्था है जो मन में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि ऐसा एक केंद्र रहता है और उसने उसे नाम भी दिया है और वो चालन केंद्र है। इस तरह से अगर समझा जाए तो बिल्कुल होगा ही। अभी भी जैसे मॉडर्न साइंस जितना भी वो भी अपने तरीके से बढ़ ही रहे हैं ब्रेन को करने में, और कुछ हद तक कंट्रोल पॉइंट्स को जिसको आप चालन केंद्र कह रहे हैं वैसे कुछ पहचान भी रहे हैं, और उसके अर्थ में वो कुछ फंक्शनैलिटीज के अंदर इम्प्रूव भी कर पा रहे हैं, उसकी कुछ मेडिसिन भी कर पा रहे हैं, है ना, कि वहाँ पर कुछ रस की कमी है तो उसका कुछ इलाज कर पा रहे हैं। कि जो साइकोलॉजी है केवल मानसिकता जो है वो केवल जीवन में ही दोष का है उससे नहीं हो रहा है। कभी कभी दोष जो है वो फिजिकल भी है ना। तो वो एक्चुअली उसका जो प्रभाव है, तो ये जो बाबा जी इस तरीके से बोलते थे मणि मंत्र औषधि योग, इन 4 विधि से चिकित्सा होती है आयुर्वेद में। मणि मंत्र औषधि और योग, है ना। तो इन 4 विधियों से शरीर की चिकित्सा हो रही है, इन सभी का प्रभाव होता है और उससे कुछ उपचार होता है। काफी भाग हमारी परंपरागत विधियों में पहचाने गए हैं और वो सार्थक हैं, है ना। तो जो चीज काम करती है उसका उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसको इस ज्ञान के साथ में बैठा पाना ये एक काम है ना, क्योंकि इसका सही प्लेसमेंट होगा तभी हम उसका भी सम्मान कर पाएंगे और इसका भी प्लेसमेंट कर पाएंगे। जैसे जीवन से स्मरण शक्ति, चित्त की बात नहीं है, स्मरण मतलब याद रखने की जो ताकत है वो मेधस की है। तो इसमें कुछ काम किया है, आयुर्वेद ने भी किया है। अभी अल्फा वेव्स से ये जो न्यूरॉन्स है याद रखने वाले, इसको एक्टिव किया जाता है, वो अलग चीज़ है। आयुर्वेद ने भी इसको पहचाना है। और शंख पुष्पी नाम की एक वनस्पति है, वो हमने देखी है कि वो मेधा तंत्र को, मेधा को बढ़ाती है, ऐसा बराबर। तो ये कुछ ना कुछ वहाँ पर जो इस क्षेत्र में काम किया है इसके पर दृष्टि करने से थोड़ी बातें क्लियर होती है। बिल्कुल इससे सहमत हूँ मैं। और एक्चुअली ये मनोमय कोश और जीवन की मेधस की जो फंक्शनिंग है उसके साथ में जीवन का कार्यकलाप जुड़ता है। जीवन और मेधस के जुड़ने से ही मानव संचेतना का प्रकाशन है ना। तो
हमें ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट होना होगा कि स्वस्थ शरीर का क्या योग है ना। तो स्वस्थ कुछ भाग जो है जीवन शक्तियों के प्रकाशन के लिए शरीर से जुड़ा है, मूल जो है कारण है ना वो बुद्धि और आत्मा में स्थिर है। लेकिन ये जो स्मरण का और उसके किस प्रकार से अध्यास में कुछ स्थित रहता है और कुछ वैसा स्मरण रहता है ना। तो देखिए इवन मैग्नेट जो है वो लोहे को अट्रैक्ट करता है। एक भाषा बनती है, मैग्नेट में लोहे की स्मृति है ना, पर वहां वो भाषा नहीं बनेगी, वो उसको पहचानता है। लेकिन ये जो है क्रमिकता जो है प्राण सूत्रों में और प्राणों में गति है, उसमें स्मृति जैसा कुछ बन रहा है ना, स्मृति का भ्रूण रूप जैसा कुछ बन रहा है। उसको स्मृति कहना संभव नहीं होगा, लेकिन ये कुछ एबिलिटी है टू जो स्मृति जैसा है, इसको अध्यास कह रहे हैं। जो स्मृति में अभिव्यक्त होता है, जिस भाग से वो भाग है ये। जैसे स्मरण शक्ति बढ़ाने से मतलब जीवन में तो कुछ कर नहीं सकते हम, पर स्मरण तो चित्त से रहता है। मगर चित्त का स्मरण का जो शरीर पर प्रभाव होता है, शरीर के मेधस के जो भाग पर प्रभाव पड़ता है, इसको पुष्ट कर सकते हैं हम। ठीक बात, यहाँ तक मैं सहमत, इसको समझे। और भौतिक क्रिया को भौतिक विधि से ही समझा जाएगा, इसको जीवन क्रिया के साथ जोड़ने से कंफ्यूजन बढ़ सकता है। 100% एग्री, पूरी तरीके से मैं सहमत हूं। ये डिस्टिंक्शन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम अतिवाद करते हैं, है ना। तो अभी एक्चुअली इस एरिया में थोड़े कंफ्यूजन है, एटलीस्ट मेरे लिए मैं बात कर रहा हूं। तो वो उस वजह से मतलब वो ठीक होना है। इसी में लिंक एक क्वेश्चन है कि जैसे वृद्धावस्था में हमने देखा है मेमोरी लॉस होता है, अचानक से वो जिस व्यक्ति को जिस रूप में पहचानते हैं उसमें ना पहचान के किसी और रूप में पहचानने लगते हैं। तीसरा, कभी जो उनकी मदर टंग रही है और अभी वो उनकी भाषा नहीं है ऑफिशियली और सामने वाला भी उस भाषा को नहीं समझता है, तो ऐसी स्थिति में वो सामने वाले से वो भाषा निकलने लगती है। और क्या वहाँ जीवन पहचान नहीं पा रहा है, ऐसा है, या मेधस तंत्र में गड़बड़ है? मेधस तंत्र में गड़बड़ है, मतलब न्यूरॉन्स का जो सेंसेशन करने की क्षमता है उसमें कमी आई है, उसमें कमी है। वो अब उस है ना उस चित्रण से जुड़ पा रहा है, उससे नहीं जुड़ पा रहा है, ऐसा कुछ है। अब उसको बहुत अच्छे से व्याख्या नहीं हो पाएगी, उसके लिए स्टडी ही करना पड़ेगा उसको, और इसको बैठाना होगा। देखिए कितने लेवल तक बैठाया जाए ये भी एक बात है ना। एक बार बाबा जी के साथ में ये भी चर्चा हुई कि ये तो खुलता ही जा रहा है ना, कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा ना। मतलब कितना करेंगे, मतलब तो आप ये बताओ कि अध्ययन के लिए क्या आवश्यक नहीं है ना। तो उनने कहा ये कोई बात नहीं होती, ये गलत पूछ रहे हो, मैं बताऊंगा तुमको अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है। फिर अगर तुम कुछ पूछते हो तो मैं उसका उत्तर दूंगा, है ना। फिर वो उस आवश्यकता के साथ जुड़ा ही होगा। पर ये कभी भी मैं वो नहीं कहेंगे कि क्योंकि जो कुछ भी बनेगा प्रश्न वो अस्तित्व से बनेगा, है ना। तो प्रमाणित व्यक्ति या अनुभव संपन्न व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है। साथ ही इस बात में भी समर्थ है वो बताने के लिए कि मूल बात क्या है। अब ये हमारा कितना दूर तक तर्क फैला हुआ है या किस तरीके से है, उसके ऊपर जो है
डिपेंड करता है हमारे कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, और उनको रिजॉल्व होना ही होगा अपने तरीके से। तो एक सामान्य व्यक्ति जो गांव से है, सिंपल तरीके से जिया है, वो भी समझ सकता है, इतना सब उसमें जाएगा। उन्होंने ये कहा, कल भी आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, अभी के समय में मानव जाति को कितना आवश्यकता है समझने के लिए, उसको मैंने अपने तरीके से लिखने का प्रयास किया है। मतलब उनका भी एक असेसमेंट होगा कि अभी लोगों के ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो यहाँ इतने एरिया से आ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने एक बनाया है। जैसे एक बार एक चर्चा में, मतलब मैं पूछ रहा था, ठीक है आपको बताओ, आपको प्राण सूत्र दिखे है ना, रचना विधि दिखी, प्राण सूत्र में रचना विधि कैसे दिखी है ना, किस तरीके से, उसको फिजिकल फॉर्म कैसा था। मैंने कहा कि ऐसे उभरा हुआ फिर दबा हुआ, फिर उभरा हुआ फिर दबा हुआ, ऐसा। तो मैं पूछ रहा हूँ, वो बता रहे हैं। अब उसका डिजाइन अगर चित्रित करें तो डीएनए का जो हेलिक्स है उसका जैसा कुछ बनता है ना। तो ये अब उन्होंने वो वैसा लिखा हुआ तो नहीं है, पर ये बेसिकली बनता है कि वो इसलिए उनको आगे करना आवश्यक है ना, कि लेट हिम बी ऑन द ड्राइविंग सीट, लेट मी फॉलो, है ना, रादर देन मी ट्राइंग टू ड्राइव हिम। गुरु को शिष्य चलाएगा या गुरु शिष्य को चलाएगा, है ना। अगर मान लो शिष्य गुरु को चलाने लगे तो कहाँ अध्ययन होगा, है ना, वो अपने अपने क्वेश्चन में लेकर जाता ही रहेगा, है ना। जब गुरु ये बता रहा है कि ये चीज समझने की है, इसको समझो, इससे ज्ञान होता है, तो हम उस पे फोकस करते हैं तो होता है, नहीं तो ये फैलता जाता है ना। तो एक बार बाबा जी के साथ में चर्चा में हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो ये कब तक चलेगा ये काम, मतलब मैंने कहा मुझे जब तक समझ नहीं आएगा तब तक चलेगा। मैंने कहा ये तो रहस्य हो गया, इसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा, है ना, नहीं तो कहीं तुम परेशान हो जाओगे या फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। तो इसका रिजॉल्व कैसे होगा, कहीं अपने को रखना पड़ेगा कि वो जो बता रहे हैं उसको मुझे समझना है, ना कि मैं जो पूछ रहा हूं उसको, है ना। तो ड्राइविंग सीट पे आंसर होगा कि क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि कृष्णमूर्ति की अप्रोच से डिफरेंट है। वहां पर प्रश्न को आगे रखते हैं, यहां पर उत्तर को आगे रखते हैं। उत्तर के अनुरूप होना है, गुरु को अपने को हाँकना नहीं है। आप बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये इसका इस विधि से अध्ययन नहीं है। फिर उन्होंने इस तरह से बात को रखा कि तुम समझ गए हो तो उस हैसियत से बात करो, समझना चाहते हो तो उस हैसियत से बात करो। पहले क्लियर तो करो कि क्या करना है। अगर समझना चाहते हो तो मैं बताऊंगा समझने के लिए क्या चाहिए, इसके ऊपर अपन थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं तो ये बात जो है फैलती ही चली जाती है, सिमटने में नहीं आती। बढ़िया, आई थिंक लंच टाइम हो गया, तो भैया को, सोम भैया को कहीं जाना है, सो 3 बजे वाले सेशन में मैं ही रहूंगा, है ना। तो यहाँ ब्रेक करते हैं।